आदाब नमस्कार, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। श्रीनगर में ग्रैंड मुफ्ती मीर वाइज उमर फारूक को एक बार फिर जुमे के दिन जामे मस्जिद जाने से रोक दिया गया। जी हां, मीर वाइज ने कहा कि उन्हें आज मस्जिद में जुमे की नमाज में हिस्सा लेने से रोका गया, जिसमें कई मुअज़्ज़िज़ उलमा भी शामिल होने वाले थे। उन्होंने इस कार्रवाई को मजहबी मामलों में मदाखलत करार दिया और कहा कि हमारे हक पहले ही कम कर दिए गए हैं, अब मजहबी आज़ादी भी छीनी जा रही है। मीर वाइज ने इल्ज़ाम लगाया कि हज़रत बल में झंडा लगाने से लेकर मुस्लिम त्योहारों के कैलेंडर और मस्जिदों तक हर सतह पर दखल अंदाजी हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि जामे मस्जिद का मेंबर मजहबी मामलों में मुदाखलत और हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल जुमे की नमाज अदा की गई और श्रीनगर हज़रत बल समेत सभी मुकामात पर सख्त सिक्योरिटी के साथ नमाज अदा की गई और माहौल भी पुरअमन रहा। जामे मस्जिद श्रीनगर में जो है वो मजलिस रहमत लिल आलमीन का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें हमारी वादी के मुक़्तदर उलमा जो हैं वो शरीक हो रहे हैं और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात कर रहे हैं। लेकिन अफसोस आज सुबह से ही जो है वो मेरे गेट बंद कर दिए गए हैं और पुलिस की एक भारी जमीयत जो है वो नस्ब कर दी गई है बाहर। ये अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारे जहाँ तक सियासी हकूक़ की बात हम करें या हमारे जो इंसानी हकूक़ हैं वो तो पहले ही ताकत के बल पर जो है वो हमारे पामाल कर दिए गए हैं और अब बार बार हमारे मजहबी हकूक़ में भी मुदाखलत की जा रही है, मामलात में मुदाखलत की जा रही है। हुकूमत ये नहीं चाहती कि हम जो मजहबी मामलात हैं उन पर बात करें, चाहे वो दरगाह हज़रत बल में अशोका एम्बलम का लगाना हो या फिर आपने देखा कि जो मुस्लिम कैलेंडर है उसमें जो बार बार हुकूमत मुदाखलत कर रही है, इंतज़ामिया मुदाखलत कर रही है, वो भी एक नाकाबिल कबूल अमल है यहाँ की जो मुस्लिम क़यादत है और जो यहाँ की रिलीजियस क़यादत है उनके लिए। तो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन इस वक्त अजीब व गरीब है। एक तरफ एक जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर का नारा दिया गया, जम्मू कश्मीर में अमन के गहवारे के तौर पर जम्मू कश्मीर को पेश किया गया और पूरी दुनिया को ये दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है, बदल चुका है और जम्मू कश्मीर में अब तरक्की की नई बयार आने वाली है। लेकिन उसके साथ ही हमने देखा कि जम्मू कश्मीर से 370 या 35 जैसे हुकूक यानी स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिए गए। उसके बाद यूटी बनाया गया और यूटी के लिए आवाज़ शुरू हुई। नई हुकूमत, नए इलेक्शंस और उसके बाद नए लीडरान चुन करके आए। लोगों के मसाइल तब भी यूं ही धरे के धरे रहे। फिर मसला सामने आया कि लगातार टेररिज्म या फिर मिलिटेंसी से ये स्टेट निपटता रहा। कुदरती आफात ने इसे कई मरतबा घेरने की कोशिश की और उसके बाद लगातार इस स्टेट की मुआशी हालत हमने बद से बदतर होती देखी। कई मरतबा मार्केट बंद हुए, कई मरतबा सयाह यहाँ आना बंद कर दिया गया, कई सयाहती मकामात पर रोक लगा दिया गया। उसके साथ साथ कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में हमने देखी जिसका साफ तौर पे यहाँ की आम जिंदगी पे बुरा असर पड़ा, बड़ा असर पड़ा। और इसके साथ साथ यहाँ जो बदलाव हमने देखे उसमें कई ऐसी चीज़ें भी थी जो जम्मू कश्मीर के हक़ में नहीं थी। अब जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो पहलगाम बाईस्टर्न घाटी का मामला हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि कारोबार बंद हुआ, जम्मू कश्मीर बंद हुआ, रेलवे उसके अलावा फ़्लाई सफ़र बंद हुआ, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन बंद हुई और उसके बाद पूरा मार्केट ठप। जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की मुआशी हालत बिगड़ती चली गई और सब कुछ बदल गया। इससे अभी निकल भी नहीं पाए थे कि अचानक कुदरती आफात ने इसे घेर लिया और कुदरती आफात के चक्कर में फ्लड, लैंडस्लाइड, उसके अलावा मड स्लाइड और बहुत सारे ऐसे मामलात हमने देखे जिसका एक बुरा और बड़ा असर पड़ा। उसके साथ साथ अभी ये सारी चीज़ें ख़त्म ही नहीं हुई थी कि हज़रत बल दरगाह का मामला सामने आया, जहाँ पे डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी के ज़रिए यहाँ जो लोग इस एनवलप को तोड़ रहे थे उसे टेररिस्ट करार दिया गया। उसके बाद एक आक्रोश पैदा हुआ, लोगों में गुस्सा, नाराज़गी बढ़ी और उसके बाद फिर से उस एनवलप को तोड़ा गया। ये मामला अभी रुका भी नहीं था, बयानबाजी का सिलसिला चल ही रहा था कि मेराज मलिक का मामला सामने आया और मेराज मलिक पे PSA लगा दिया गया, जिसकी हर तरफ हर सिमत में मुखालिफत चल रही है। और अब इसे हम निकल भी नहीं पाए थे कि अचानक मीर वाइज मौलवी उमर फारूक को जुमे की नमाज पढ़ने की या फिर पढ़ाने की या खुतबा देने की इजाज़त नहीं दी गई। हर हफ्ते जुमे की नमाज में मीर वाइज मौलवी उमर फारूक जामे मस्जिद श्रीनगर में खुतबा देते हैं, लोगों से खिताब करते हैं, बातचीत करते हैं।
تو ایک پورا سیریز ہے، ایک پورا سلسلہ ہے جو ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ہم لگاتار دیکھ پا رہے ہیں، اور یہ سمجھ میں کسی کو شاید نہیں آ رہا ہے کہ کیا جموں کشمیر کی جو تقدیر ہے وہ یوں ہی چلتی رہے گی، یا جموں کشمیر کی تقدیر کو بدلنے والے یا پھر دعویٰ کرنے والے لوگ صرف دکھاوا کر رہے ہیں، اور پھر یہاں کی جو موجودہ حکومت ہے یا اپوزیشن ہے یا یہاں کی سرزمین سے جنمے ہوئے سیاستداں ہیں، کیا وہ صرف بیان بازی کرتے ہیں، جموں کشمیر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور کیا واقعی جموں کشمیر کے لوگ پولیٹیکلی یا پھر سوشلی اتنے بیکورڈ ہیں کہ انہیں دنیا داری یا دینداری یا پھر خاص طور پہ جو ماحول میں کچھ چل رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ سب سے پہلے اپڈیٹ لیں گے، میر ہمارے ساتھ گراؤنڈ سے جڑے ہوئے ہیں، جناب سہیل کاظمی صاحب ایز اے پولیٹیکل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میر، سب سے پہلے گراؤنڈ زیرو سے رپورٹ چاہیں گے، کیا کچھ ہوا دن بھر؟ دیکھیے، کیونکہ جس طرح سے آپ نے یہاں پہ انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ آج میروائز مولوی عمر فاروق کو جو ہے گھر میں نظر بند رکھا گیا تھا، جس طرح سے انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے ویژول سٹیٹمنٹ بیسیکلی شیئر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آج وہ گھر میں ہی نظر بند رکھے گئے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ آج ان کو جامع مسجد جانا تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے میلاد کے حوالے سے لگاتار الگ الگ لوکیشنز پہ جو ہے مجالس منعقد کی جا رہی ہیں، جہاں پہ جو ہے دینی تربیت کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو آگاہی کی جاتی ہے۔ اگر وہیں پہ جامع مسجد کی بھی بات کریں تو ان کا ماننا ہے کہ جامع مسجد ایک ایسا ممبر رہا ہے جہاں پہ نہ صرف پولیٹیکل لیول پہ بات ہوتی ہے، سوشل لیول پہ بات ہوتی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ریلیجس لیول پہ بھی بات ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ وہ آج ان کو اپنے گھر میں نظر بند کرنا یہ ان پہ قدغن ہے، تاکہ وہ تینوں چیزوں کے بارے میں جو ہے بات نہ کر پائے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے تو پریویس جو بھی ان کے خطبے رہے ہیں، خاص طور پر جو ہمیں یہاں پہ روٹن میٹ کے حوالے سے صورتحال دیکھنے کو ملی ہے، تو جو پرانے ان کے خطبے جو ہیں وہ اس بارے میں تھے، جو لوگوں کے ساتھ جو وہ مخاطب ہوتے تھے، وہ سماج میں جو برائیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں اکثر جو ہے وہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ایک انسان کو کس طرح سے ایک اپنی زندگی میں اصلاحی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے زندگی کا ایک نظم جو ہے ایک بہتر طریقے سے وہ چلا پائے۔ تو اس طرح کی جو بات چیت جو ہے ان کے اکثر خطبات میں جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جب وہ جامع مسجد میں لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم جمعہ کی بات کرتے ہیں تو اسی ضمن میں جو ہے اس وقت بھی لگاتار عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کیونکہ آج آخری جمعہ تھا، تو اس سلسلے میں الگ الگ خانقاہوں میں، درگاہوں میں، جامع مسجدوں میں یا جو محلہ لیول پہ جو مساجد شریف ہے وہاں پہ بھی اسی طرح سے دینی مجالس کا جو ہے انعقاد کیا گیا تھا، اور اسی ضمن میں آج جامع مسجد شری نگر میں بھی اس کا جو ہے انعقاد کیا گیا تھا۔ لیکن میروائز کا ماننا ہے کہ آج جو ہے ان کو اس مجلس میں جانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ حالانکہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کئی ساری جو چیزیں جو ہے انہوں نے جوڑی، جس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو ایڈمنسٹریٹو لیول پہ جو ایک مداخلت خاص طور پر ہو رہی ہے جو کہ دینی معاملات ہے، یہ کہیں نہ کہیں پہ صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے جامع مسجد کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ ممبر، جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ممبر جو ہے ہمیشہ یہاں کے لوگوں کے جو سیاسی معاملات ہیں اس کو لے کر اکثر بات کرتے ہیں، یا جو ہمارے سماجی معاملے رہتے ہیں یا جو دینی معاملات رہتے ہیں، تو اکثر جو ہے اس ممبر سے انہی چیزوں کے معاملات کو لے کر جو ہے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ لیکن آج اس طرح سے ان پہ قدغن لگانا یہ ایک انٹرفرنس ہے جو ریلیجس پروسیسز ہے اس میں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کئی ساری اور بھی چیزیں جو ہے اپنے اس بیان میں ذکر کی تھی، جس میں انہوں نے درگاہ حضرت بل کے بارے میں جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا تھا نیشنل ایمبلم کے حوالے سے، اس کا بھی جو ہے انہوں نے ذکر کیا، اور پریویسلی جس طرح سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو چھٹی کا جو دن تھا اس میں بھی جو ہے کہیں نہ کہیں پہ ڈسٹربنس ہوئی تھی، جس میں ایک دن کا فرق آ گیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے جب دینی معاملات ہو تو اس میں ایڈمنسٹریشن کی جو ہے مداخلت نہ ہو۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ عوام کو ایسا ایک انتشار جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دینی معاملات میں جو ہے ایڈمنسٹریشن ایک دخل اندازی کر رہا ہے، جیسے جو دینی ایک صورتحال جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ جی میر، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اگر محرم کے جلوس ہوتے ہیں تو اجازت دی جاتی ہے، خاص طور پہ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے لمبے وقت کے بعد، اس کے علاوہ سیکیورٹی بھی تعینات رہتی ہے۔ اگر درگاہوں کی بات کریں تو جو مجالس ہوتے ہیں یا یہاں پہ جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں الگ الگ روز کے ٹائم پہ، ایسے وقت میں ایڈمنسٹریشن کا بھرپور ساتھ ہوتا ہے، اور کسی بھی طرح کی جلسے جلوس میں ایڈمنسٹریشن ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے معاملات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ ایڈمنسٹریشن کافی سختی برتتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا اس کے پیچھے کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسے بیانات ہیں جس کی وجہ سے جموں کشمیر کا ماحول چونکہ سینسیٹیو ہے تو یہاں کی سچویشن بگڑ سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک چیز بالکل آپ نے کہی صحیح کہی ہے کہ جموں کشمیر کا جو ماحول ہے کسی حد تک جو ہے
सेंसिटिव है, लेकिन एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है और उस पीसफुल एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की कई सारी ऐसी सिचुएशंस रहती हैं या एक्टिविटीज या एक्शंस जो है जिसे हम कह सकते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जाती हो, लेकिन उसका एक ओवरऑल जो अगर मकसद देखें तो वो यहाँ पे जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है जम्मू कश्मीर का उसको कंटिन्यूस और बहाल रखने की जो लगातार जो कोशिशें की जाने की एक पहल जो है सरकार की या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की या जम्मू कश्मीर पुलिस की वो लगातार बनती रहती है। और जिस तरह से आपने इस कदगन के बारे में जिक्र किया है, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर हम देखें या जम्मू कश्मीर पुलिस की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ देखें तो शायद कहीं ना कहीं पे उनको लगता है कि इस तरह के रिक्वायरमेंट्स है ऑन करंट टाइम, तो शायद उस बेसिस पे जो है इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं। लेकिन ऑफिशियल लेवल पे किस तरह की इसकी रीजनिंग रहती है वो ऑफिसर्स ही डेफिनेटली जान सकते हैं। लेकिन अगर हम एक प्रिज्म के थ्रू अगर इसको देखते हैं तो हमें यही नजर आता है कि यहाँ का जो एक खुशगवार माहौल जो है उसको बरकरार रखने के लिए अक्सर जो है गवर्नमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं ताकि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो है या यहाँ की जो अमन अमान की जो एक सूरत हाल जो है वो बिल्कुल सलामत रहे, वो उसी तरह से बरकरार रहे जिस तरह से हम प्रीवियसली कई बरसों से यहाँ पे देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 2019 से यहाँ की जो सूरत हाल जो है काफी ज्यादा तब्दील हो चुकी है। हम वर्ल्ड लेवल पे जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के नाम से जाने जाते हैं या यहाँ पे जो हमारे खेलो इंडिया के गेम्स जो हो रहे हैं वो तभी हो रहे हैं जब यहाँ पे एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है पैदा हो चुका है। या अगर हम देखें तो हम रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे यात्रा अगर हम बात करें तो उसमें भी हम लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हम अगर टूरिज्म की बात करें तो टूलिप गार्डन हमारे लिए बिल्कुल एक शाहकार है। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी है जिसे गिनाई जा सकती है मीर, और इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बात भी की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से मजहबी स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स या दीगर सभी के सभी ये मानते हैं कि इस तरह की चीज़ों में मुदाखलत किसी भी सूरत में बेहतर नहीं है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर की तकदीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के जहनों पर इसका बुरा असर पड़ता है। जनाब काज़मी साहब, चूंकि मुद्दतों से आपने लोगों की खिदमत अंजाम दी है, खास तौर पे एक जर्नलिस्ट होने के नाते, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं आप, मैं आपसे बहुत ही गहरे सवाल जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक तरफ हम इसे बायसनेस नहीं समझिएगा, इसे इस तरीके से समझिए कि ये लोगों के जहन में इस तरह के सवाल हैं। एक तरफ हम यात्रा देखते हैं और ये भी कहा जाता है कि भाई यात्रा में बड़ी तादाद में आप शामिल हों। एक तरफ जम्मू कश्मीर के लोग अपनी पूरी मेहनत, ताकत, लगन झोंक देते हैं इन यात्राओं को कामयाब बनाने के लिए, हालांकि दूर दूर तक उस मजहब से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, उस तरह की आइडियोलॉजी उनकी नहीं होती, उसके बावजूद भी वो वेलकम करते हैं, वालियानापन दिखाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दूसरे मज़ाहिब की, जैसे नमाज हो या जुमे की नमाज है या किसी और तरह की चीज़ें, उसमें गवर्नमेंट की मुदाखलत इस हद तक बढ़ जाती है कि लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि अरे दूसरे लोगों के साथ इतनी रियायत और वहाँ पे हमारी जो मोहब्बत है, हमारी जो कश्मीरियत है उसे मांगी जा रही है, और हमारे साथ मामला इसका उल्टा होता है। बिल्कुल सर, आप ठीक कहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट शुरू से रही है और कश्मीर तो पूरा मुझे लगता है अब 90% मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन से भरा हुआ है। और आप देखिए कि बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है उसकी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट है वो एक मीर फैमिली ने इन्वेंट किया था आज से कितने सौ साल पहले, और वो मीर फैमिली जिन्होंने इन्वेंट किया था बम बम बोले कि ये श्राइन और ये जो दर्शन जो आज पूरी दुनिया वहां करती है, तो मुसलमानों की फैमिली से इसकी शुरुआत हुई है और आज तक ये काफिला जो है चल रहा है। और एक लंबा उसमें योगदान जो है वो कश्मीर के लोगों का है, वो चाहे घोड़े वाले हैं, पोनी वाले हैं, चाय वाले हैं, और आज तो थोड़ी सी फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं। किसी जमाने में तो कुछ नहीं था सिवाय हॉस्पिटैलिटी के जो कश्मीरी लोग किया करते थे। एक मैसेज कुछ लोग यहाँ से भेजना चाहते हैं कि सिर्फ जो कश्मीर के लोग हैं वो अमन पसंद नहीं है, दहशतगर्द है। ये देखिए लोगों ने प्रूव कर दिया आपको, 77 इयर्स में कितनी इलेक्शनें यहाँ हुई, कितने गवर्नर्स यहाँ पे बदले गए। अब जो इलेक्शंस आपने करवाई उसमें लोगों का योगदान कितना जबरदस्त रहा, हाथ से हाथ पकड़ के 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मरकज में और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं इंडिया में, जिनका बहुत बड़ा शुक्रिया हम अदा करते हैं एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, के लोगों के दर्द को समझा, लोगों के एस्पायरेशंस को समझा और एक खुली फिजा बनाने में उन्होंने बहुत काम किया। और एक इलेक्शंस होती हैं, फिर दूसरी इलेक्शंस होती है, बैक टू विलेज प्रोग्राम्स होते हैं, और जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं G20 की यहाँ समिट होती है, इतने ममालिक के लोग इलेक्शंस में ऑन ग्राउंड, यहाँ 20 मुल्कों के डिप्लोमेट्स आके ऑन ग्राउंड इलेक्शंस को असेस करते हैं, रिव्यू करते हैं। और ये सब तभी मुमकिन होता है जब आप टू वे
कॉन्फिडेंस बहाल करने की कोशिश करते हैं और उसके डिविडेंड्स जो है अमन अमान और सब चीजों की तरफ अच्छे आते हैं। दूसरा जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि कश्मीर के लोग जो हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हुए हर सड़क हर गली पे आपको मिले और एक ही स्लोगन कि इंसानियत पे हमला हुआ है, कि हिंदू पे नहीं मुसलमान पे नहीं, मेहमान जो है हमारे सर का ताज है और उनके साथ सब चीजें जुड़ी। देखिए टूरिज्म सेक्टर रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर की, और टूरिज्म सेक्टर के साथ जितने लाइट सेक्टर्स हैं वो तभी फ्लोरिश करते हैं कि अगर अमन अमान से हर टूरिस्ट जो है वो यहाँ आए, यहाँ की सैर करे, यहाँ पिक्चरें शूट करे और वापस चला जाए। उससे सब लोग जो है खुशहाली से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो चलाने में सक्षम रहते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अब अगर यहाँ बिजनेस रूल नहीं आ रहे हैं, 60-40 की रेशियो पे अगर यहाँ सरकार चल रही है, एसजी साहब जो यहाँ पिछले 6 सालों 7 सालों से सब कुछ देख रहे हैं, तो कम से कम उन्हीं को 4-5 एडवाइजर यहाँ जम्मू कश्मीर के रख लें, कुछ कश्मीर के रख लें, कुछ जम्मू के रख लें, जो जम्मू कश्मीर की जो सेंसिटिव चीजें हैं उन पे वो चर्चा करते रहे, उनको एडवाइस करते रहे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट ना हो और बाकी चीजें। आप देखिए उनके साथ तो कोई है नहीं। 6-7 सालों में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स 95% दे आर फ्रॉम आउटसाइड, दे डजंट नो द लैंग्वेज, दे डजंट नो द कल्चर, दे डजंट नो द हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उनकी एडवाइस पे कभी कभी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं जिससे कि रोश जो है। अब मुहर्रम के जुलूस की आप बात कर रहे थे, 33 इयर्स के बाद कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस ऑनरेबल गवर्नर ने लीड किया, फारूक अब्दुल्ला साहब ने उसमें शिरकत की। पहले एक जमाना था यहाँ शिया सुन्नी के नाम पे कत्लो गारत हो जाती थी, कभी शादियां नहीं होती थी, और ये फारूक अब्दुल्ला साहब सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते हैं और ये भी मुहर्रम के जुलूस में या हुसैन करते हुए दिखाई दिए। तो वो दिखाता है, दर्शाता है कि आप कुछ लोगों को समझ आ गई कि भैया एकता में ही यूनिटी जो है उसमें उसका डिस्प्ले करना बहुत जरूरत है, तभी अमन अमान और खूबसूरती जो जम्मू कश्मीर की है वो पूरे देश में जो है उसका पता चलेगा। और सबने वेलकम किया, पूरे भारत के लोगों ने वेलकम किया, शिया समुदाय ने वेलकम किया, सुन्नी समुदाय ने वेलकम किया। तो ये इनिशिएटिव है जो जम्मू कश्मीर को आगे ले सकते हैं। अब जहां तक एक खास चीज जो आपने दोनों तरफ इशारा किया है और मिसालों के जरिए हमें समझाई, बहुत ही अच्छे से सभी को समझ में आया होगा। मैं एक और चीज जो बहुत ही इससे अहम है जुड़ा हुआ, क्या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है ये जानबूझ करके इस तरह की क्योस, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से अवाम कहीं ना कहीं एंजाइटी डिप्रेशन में जा रही है, या लोग तनाव का शिकार हो रहे हैं, या फिर इसे कहीं ना कहीं क्योंकि हर कोई इतना मैच्योर नहीं होता कि वो आपकी उन बारीकियों को भी समझ पाए। एक तरफ जो आपने इशारा दिया खासतौर पे ब्यूरोक्रेट्स वाला, क्या यहाँ पे कोई ऐसी कमी रह जा रही है? क्योंकि जम्मू को भी समझना पड़ेगा, कश्मीर को भी समझना पड़ेगा, और दोनों जगह के मफाद, दोनों जगह की सिचुएशंस बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरफ अगर आप राहत देते हैं और दूसरी तरफ सख्ती बरतते हैं तो यकीनन वो राहत किसी काम का नहीं रह जाता और लोगों के जहन पे एक बुरा असर पड़ता है। फिलहाल जो सिचुएशन हम देख पा रहे हैं दरगाह हजरत बल वाला मामला, अगर मैं कानूनी तौर पे भी बताऊं, हालांकि आपके सामने कोई कानूनी तौर पे आपको बहुत पहले से मालूम है, लेकिन कानूनी तौर पे भी ये किसी भी सूरत में जायज नहीं था। आर्टिकल के 7 या 6 क्लॉज के तहत वो एनवेलप वहां पे लगाना किसी भी सूरत में जायज नहीं, क्योंकि इवन एक इंडिविजुअल भी नहीं लगा सकता उस चीज को बगैर परमिशन के, बगैर इजाजत के। दूसरी चीज ये है कि आप एक मजहबी ढांचे के अंदर वो चीजें लगाते हैं बगैर किसी से बातचीत किए हुए, बगैर ये जाने हुए कि इसका असर क्या होगा, और जब असर होता है तो आप बयान दे देते हैं कि भाई ये तो टेररिस्ट हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जानबूझ करके आपके शहे रग में तीर भोंक दिया जाता है, चुबो दिया जाता है, ताकि आप बिलबिलाते रहें, वक्त पे आप शांत रहें, फिर एक मरतबा बिलबिलाहट शुरू हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअल है कहां पे, कमी कहां पे हो रही है जिसकी वजह से? जी देखिए सर, प्रॉब्लम कहाँ है कि कश्मीर जो है एक सूफीज्म का जो एक पूरा जो उसका ढांचा है पूरा सूफीज्म से जुड़ा हुआ है, और उसमें एक बोर्ड बनता है जिसको वक्फ बोर्ड बोलते हैं, और उसमें एक लेडी को आप चेयरमैन बता देते हैं जो अनएक्सेप्टेबल है। किसी भी ज़ियारतों पे औरतों को जाने की इजाजत नहीं है। आप उसी बोर्ड का बहुत सी कब्रिस्तानों पे औरतों को जाने की इजाजत नहीं है, बहुत सी चीजों पे औरतों को जाने की इजाजत नहीं है। आप जानबूझ के औरत को चेयरमैन बना देते हैं वक्फ बोर्ड का। आप देखिए, दूसरी बात सुनिए, किसी भी श्राइन में
किसी की तख्ती नहीं लगी हुई है। अगर किसी भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड नीचे से लेके माता कंडोली माता से लेके ऊपर श्राइन तक, सांझी छत और अर्धकुंवारी और ऊपर बोर्ड तक, कहीं भी सिवाय श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के लोगों के कोई और लोगो डिस्प्ले नहीं है। SGPC जिसको हम बोलते हैं, जो सरदारों का संगठन है, वहां भी उनका अपना लोगो लगता है। धर्म ट्रस्ट जिसके सरबराह डॉक्टर करण सिंह है, महाराजा करण सिंह है, उनके जितने भी 1000 से ऊपर मंदिर है, धर्म ट्रस्ट का अपना लोगो लगा हुआ है। तो कश्मीर में हजरत बल में ही क्यों ये लोगो आपने लगाना है, जो कि अलाउड नहीं है, जो आपने सेक्शंस बोली हैं। और ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर के गाड़ियों के साथ या उनके राजभवनों के बाद ये लोगो लगते हैं, तो हजरत बल में ही ये क्यों लगाना है? क्योंकि देखिए, जब तक अनडिजर्विंग लोग डिजर्विंग चेयर्स पे बैठ जाते हैं और सिर्फ अपीज करते हैं दिल्ली के कुछ लोगों को, और हालात खराब हो जाते हैं, और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी उसको शील्ड करती है कि जनाब एम्बलम एम्बलम एम्बलम। भैया, हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का ताज है जम्मू कश्मीर। ऐसे लोगों को पकड़िए, एप्रीहेंड कीजिए जो अननेसेसरली एक ऐसा मुद्दा ले आते हैं जिसकी कोई रेलिवेंस नहीं होती है। और जनता जो है, आपने खुद ही कहा कि सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सब जो लोग हैं वो रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़े होते हैं। तो ये चीजें आप मौका दिया आपने, तो वो भड़क गई, और फिर कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का इंसान वहां ट्वीट करता है और तीसरा पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है वो कुछ और बात कहता है, तो चीजें बिगड़ जाती हैं। और जो पत्थर मारने वाले हैं वो तो अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन पूरे कश्मीर को आप मिलिटेंट बोल देती हैं, पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलिटेंट बोल देती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कड़ा रुख रखना पड़ेगा, और जो मेन काज है, काज रूट है, उस पर बात करनी होगी। सामान्य तौर पर सब नमाज पढ़ रहे हैं, सब चीजें अच्छी हो रही है, तो ये बीच में सब चीजें लाने वाले लोगों को आप पकड़िए ना, उनको सैक कीजिए, कुर्सियां चेंज कीजिए, बोर्ड बदलिए। जो 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 जहां से भी ये मुसीबत शुरू हुई है, तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को आप, वो इंसान है एफिलेटेड, आप उसका, आपने पूरे भारत में उसकी डिबेट करवा दी। अब रहा मीर वाइज का ताल्लुक, मीर वाइज जो है वो एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, वो जुमे का खुतबा पढ़ते हैं, जुमे की नमाज वहां पढ़ते हैं, उनका अपना एक रख रखाव है, लोग उनको भी सुनने आते हैं, और पूरी मस्जिद जो है आपने देखा होगा भरी होती है, क्योंकि वहां का एक रीत रिवाज, अपना ढंग है। हर स्टेट का अपना अपना तरीकाकार होता है। जैसे यहाँ नवरात्रों के दिन 9 के 9 दिन जम्मू में आपको हर मंदिर जो है वहां पूजा पाठ आपको दिखेगी, जो जागरण मिलेंगे, तो हर जगह का एक अपनी एसेंस होती है, और एसेंस को कायम दायम रखते हैं, तो कहीं भी रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं होती है। अब आपने कर दी तो आप उसको एडमिट नहीं करते कि कहाँ गलती हुई है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि लोगों का कनेक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन से टूटा हुआ है, लोग अपने लोगों को गवर्न नहीं कर रहे। 2 कैबिनेट में कुछ लोग जो है कैबिनेट को लीड कर रहे हैं, लेकिन उनमें इतना ट्रस्ट डेफिसिट है, डिस्पाइट के आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नर साहब से मिलते, अपने 50 MLA उठाते हो जाके दिल्ली में धरना देते, भैया ये मुसीबतें हैं, या प्राइम मिनिस्टर से मिलते, ये मुसीबतें हैं, इससे वो बोलते हैं हमें एम्पावर करें। भैया, आपको एम्पावर करने की बात नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग एम्पावर हों जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने 70% डिस्पाइट ऑफ सो मेनी कंस्ट्रेंट्स आपको वोट किए हैं, और बदलता हुआ जम्मू कश्मीर आपके सामने रख दिया है। तो ये मुसीबतें जो हैं ये तभी हल होंगी जब जो कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द सिस्टम वो एक डेवलप होने की जरूरत है, और मरकज जो है वो क्रेडिबल लोगों को क्रेडिबल चेयर्स पे बिठाए, ताकि रास्ते हमवार हो जाएं लोगों के, और वो लोग जो है अच्छी तरह जम्मू कश्मीर का रखरखाव। बिल्कुल, अगर जम्मू कश्मीर नए जम्मू कश्मीर का नारा है, तो यकीनन आपको एक्ट भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा, और आप एक्ट इस वजह से कर पाएंगे जब आपके पास ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हों जो इस तहजीब, इस संस्कृति को या यहाँ की मिट्टी में रचा बसा हो, बेहतर तरीके से इन्हें समझता हो। मैं मीर आपकी तरफ आऊंगा, एक अहम सवाल जो खासतौर पर मैं करना चाहूंगा ताकि लोगों को एक साफ और क्लियरिटी सामने आए। क्या लोग थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, मजहबी दीवार आपस में हायल रख कर की चीज़ों को देखते हैं, या फिर ये मानते हैं कि कुछ गलतियां एडमिन की हैं, कुछ गलतियां सरकार की हैं, जिसकी वजह से लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं और दिन ब दिन जम्मू कश्मीर इन्हितात का शिकार है? अगर देखिए, अगर जहाँ तक लोगों के ज़रूरियात ज़िंदगी की बात अगर हम करें, और अगर हम दीनी मामलात को अलग तरीके से देखें, लोगों का मानना यही हो सकता है कि मैक्सिमम, क्योंकि यूजुअली जो है लोगों की आवाज़ जो है ज़्यादातर इस तरह से ऑन कैमरा जो है नज़र नहीं आती है, लेकिन जिस तरह से हम लोगों से ऑफ कैमरा बात करते हैं, तो उनका मानना ये भी एक किसी जगह पे सही है। तो वो चाहते हैं कि दीनी मामलात में जो है ख़ासतौर पर उनका दिल किसी भी तरीके से रंज ना हो, यानी कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई मुदाखलत होती भी है वो लोगों के फेवर में हो और लोगों को उसे सहूलियात हो। उसकी एक सिंपल सी तस्वीर आज के दिन के हवाले से भी मैं फॉर एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि आज दरगाह हजरत बल में जो है
ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज जो एक मुक़द्दस दिन था और आज आखिरी जुमा भी था। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर आप देखें तो वहाँ पे एसएमसी की भी कारकर्दगी थी, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी था, वहाँ पे श्रीनगर पुलिस भी था, वहाँ पे पीएचई के जो डिपार्टमेंट का जो अमला जो है वो भी वहाँ पे था, पीडीटी के जो मुलाजमीन जो है वहाँ पे मौजूद थे। तो लोगों को वहाँ पे राहत का सामान पहुंचा रहे थे, उनको राहत देने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो एक फैक्टर है वहाँ पे लोग ऑलवेज अप्रिशिएट करते हैं जिस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है उनके लिए जो है सहूलियत फराहम की जाती है। लेकिन जब कहीं ना कहीं पे इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है या पर्टिकुलरली अगर हम किसी लीडर की बात करते हैं तो लोगों में कहीं ना कहीं पे एक अफसोस की बात तो जाहिर तौर पर नजर आती है, जो मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को जो है मानते हैं, उनके पीछे नमाज अदा करते हैं या उनका खतबा सुनते हैं, और जब बज़ाहिर खासतौर पर जुमा के रोज जो है उनके सामने नहीं होते हैं तो उनका दिल किसी न किसी हद तक जो है वो रंज होता है, उसमें कहीं पे कोई शक नहीं है। तो फैसिलिटीज का मामला जो है वो एक अलग सूरत हाल में देखें। इस वक्त जो है करंटली गवर्नमेंट चल रही है और लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि क्योंकि इनिशियल टाइम है, ऑब्वियसली अगर आप कहें तो 11 महीने हो चुके हैं सरकार को मुकम्मल किए हुए, तो कोशिश ये की जा रही है सरकार की तरफ से भी कि जो प्रीवियसली एक गैप रहा है, एक वैक्यूम जो रहा है, एक डिस्कनेक्टिविटी जो आम आवाम की और जो गवर्नमेंट की यहाँ पे रही है, उसको अभी पहले उसको जो है सही तरीके से एक पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ कई सारी ऐसी पॉलिसीज जो है उनको फ्रेम देने की कोशिश की जा रही है जिससे जो प्रीवियसली जो डिस्टर्बेंसेस रही हैं या एक गैप जो रहा है उसको भरने की कोशिश की जा रही है। और अकॉर्डिंग टू दैट जो है नई एक जो एक हिकमत अमली जो है सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो है अपनाई जा रही है कि लोगों के साथ जो है राब्ता भी मजबूत हो और जो लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उनको भी पूरा किया जाए। और ऑब्वियसली उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना रोल जो है अदा करती है जहाँ पे भी उनकी अपनी जरूरत महसूस होती है। तो ये अलग एक सिचुएशन है फैसिलिटीज को जहाँ पे हम देखते हैं रोजमर्रा की जो सूरत हाल एक इंसान की होती है जिसमें उसको सरकार की जरूरत होती है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल, की एडमिन की तो वो बहुत ही सारी चीजें खूबसूरत बात होती हैं। कही कि हर लम्हे जिंदगी के या फिर इन तमाम तर चीज़ों में जिसकी बात हम कर रहे हैं उसमें एडमिन की भी ज़रूरत है, सरकार की भी ज़रूरत है और आम लोग इनसे अलग नहीं हैं। खैर, मैं इसी हवाले से काज़मी साहब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन मीर बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड ज़ीरो से तमाम तर मालूमात पहुँचाने के लिए। मैं काज़मी साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरीके से मीर कह रहे हैं कि आम लोगों को एडमिन की भी ज़रूरत है, सरकार की भी ज़रूरत है, उसी तरीके से जैसे इनको अवाम की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि अगर अवाम नहीं है या अवाम बेहाल है, बदहाल है, तो आप किस पे हुकूमत चलाएंगे या किसके लिए आप काम करेंगे? सवाल आपसे मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से देखिए हम देख पा रहे हैं कि 22 रन वाला मामला हुआ, उससे पहले की भी सिचुएशन, तारीख के अगर पन्ने उलटते हैं वहाँ भी उस तरह की सिचुएशन। अब हम देखते हैं कि मुआशी या समाजी इस्तेहकाम कहीं न कहीं नज़र नहीं आता। उसके बाद हाल फिलहाल में सियासी भौचाल और उसके बाद कुदरती आफात, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आम लोग कश्मकश में हैं। कोई अपनी घरेलू टेंशन में है, कोई अपनी समाजी, पॉलिटिकल या सियासी, कुछ न कुछ ऐसा है हर एक की ज़िंदगी में, जम्मू कश्मीर में स्पेशली है। आपको क्या लगता है कि ऐसे टाइम पे, हालांकि लोगों ने सबूत ज़रूर दिया है, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है, इस वजह से मैंने ये सवाल आपसे किया है। आपको क्या लगता है कि लोग ऐसे मामलात में, ख़ास तौर पे जब जम्मू कश्मीर के हवाले से हो, जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह की ख़राबी वाला मामला हो या फैसले हों सरकार के या एडमिनिस्ट्रेशन के, दीनी या समाजी या शऊरी या कुछ भी इक़्तिसादी, तो ऐसे टाइम पे आम लोग कैसे एक्ट करें? क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, हर कोई अपने हिसाब से एक्ट करता है, लेकिन चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही है जम्मू कश्मीर में कि कहीं ना कहीं लोग अपनी सोच काफ़ी ख़राब दिशा में भी लेके जा सकते हैं और एक पॉजिटिव वे में भी लेके जा सकते हैं। तो एक सीनियर जर्नलिस्ट और एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट ऐसे टाइम पे लोगों को कैसे रिएक्ट और कैसे काम रहने का मशवरा देगा? देखिए, लोग जो हैं वो बेचारे सफर करते हैं अननेसेसरली। जब बहुत अच्छा योगदान करते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात करते हैं और उसके बाद रिजल्ट ये आता है कि हमें स्टेटहुड दीजिए तब हम काम करेंगे। देखिए, यूनियन टेरिटरी और स्टेटहुड से कोई लेना देना नहीं है। जिसको काम करना है उसको काम करना है। डिपार्टमेंट्स एलोकेटेड हैं, मिनिस्टर्स अपना अपना काम कर रहे हैं। जरा खुल के काम करें। जहां मजबूरियां और परेशानियां हैं वो सरकार मरकज के आगे रखिए। जब आप मरकज के साथ मिलते हैं
होम मिनिस्टर से मिलते हैं, प्राइम LOP अगर है तो उसका भी फर्ज बनता है कि गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे। अगली इलेक्शन आएगी यार, 50 सीटें आपकी आएंगी तो आपकी जमात सरकार बना लेगी, बना लेना आप, जब लोगों का आपको मैंडेट मिलेगा। तो फिलहाल जो चीजें हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ चलिए और उसके साथ लोगों का समाधान कीजिए। एक दूसरे को अक्यूज करने में लोग पिस जाते हैं, लोग सफर करते हैं और लोग फिर ढूंढते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज जहां जाके वो रोजमर्रा के कामों के लिए वहां वो जाएं। तो सेक्रेटरीट में तो वैसे ही बुरा हाल है, कोई जाता नहीं है, कोई होता नहीं है। और जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है, ना वो किसी गुप्ते को जानते हैं, ना शर्मे को जानते हैं, ना काजमी को जानते हैं। वो तो कहीं और रियासतों से आए हुए हैं, उनको यहाँ के निटी ग्रिटीज का पता ही नहीं है। तो वो डिस्कनेक्ट जो है बढ़ता बढ़ता बढ़ गया। जब बाबू राज बढ़ता है तो करप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब करप्शन बढ़ती है तो नेचुरली वेस्टेड इंटरेस्ट से काम होता है और सिर्फ वही काम किया जाता है जो हुक्मरान चाहते हैं। तो उसके लिए लोग फिर सफर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। अगर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है या MLA नहीं बना तो इसका मतलब यहाँ 30 के करीब बोर्ड्स ऐसे हैं जो डिफंक्ड पड़े हैं पिछले 7 साल से। कितनी कॉर्पोरेशंस हैं जो डिफंक्ड पड़ी हैं 7 साल से। तो उनको फिल कीजिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को वहां बिठाइए जो कश्मीरी जानते हो, डोगरी जानते हो, इन्वॉल्व कीजिए उनकी पार्टिसिपेशन और अपने स्कैनर के नीचे उनसे काम लीजिए, जो भी काम आप चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी कंसीव्ड वेलफेयर स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, वो कब आती हैं, कहां चली जाती हैं? या तो एक पार्टी उसको ठेकेदार बन जाती है या दूसरी पार्टी उसको अपोज करती रहती है। ऑन ग्राउंड लोगों तक जाइए, लोगों को बताइए, ताकि जम्मू कश्मीर का जो सपना मोदी जी की सरकार ने देखा है और जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, 10 साल में पीस को प्रिवेल करने में इतनी इन्वेस्टमेंट की, लोगों के दिलों को जीतने की इतनी कोशिशें की, हर घर तिरंगा जो है आपने देखा, कश्मीर के हर छत पे भारत का तिरंगा था। और उसके बाद एक प्लैक पे 5 साल का जो 10 साल का काम है वो एक दिन में 1 सेकंड में खत्म हो जाता है और लोग फिर नाराज हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की जरूरत है। वो हंसते चेहरे आप लाइए, वो जो लोगों के साथ हंसते हंसते उनकी मुश्किलातों का हल ढूंढे। ये रोने वाले चेहरे और ये जो सिर्फ पावर हंगरी लोग या चापलूस लोगों को आप जम्मू कश्मीर की सिस्टम में बिठाने की कोशिश करते हैं तो डिस्कनेक्ट और बढ़ जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। फिर उसके डिविडेंड्स जो है, नाराजगी जो है वो आपके सामने आ जाती है। अभी 1978 में शेख साहब के वक्त PSA का कानून लाया गया और 1978 में ही प्रोफेसर भीम सिंह जो पैंथर्स पार्टी के चीफ थे, सबसे पहला PSA उन पे लगा। तो कल मैं सुन रहा हूं कि PSA जो है महराज मलिक पे पहला जो पॉलिटिशियन है जिसपे PSA लगा। अब PSA लगा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हम फाइट करेंगे, हम वकील देंगे। आम आदमी पार्टी कहती है हम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर लाएंगे। तो ठीक है, अगर उस पर PSA लगा है, बेलेबल है, किसी वक्त भी इसका बेल हो सकती है, 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन, 3 महीना, जो भी इसका लॉ प्रोसीजर है उस पर काम कीजिए और उस MLA के लिए फाइट कीजिए और बाहर लाइए। आप उस पर भी सियासत शुरू हो गई है और इतनी सियासत हो गई है कि लोग सड़कों पे हैं और पूरा डोडा 3 दिन से बंद है, सारे इंटरनेट और सारे कनेक्शंस बंद है। अगर आपको छोड़ना ही है उसको तो वो भी आप एक रास्ता बनाइए, सारी एक ऑल पार्टी मीटिंग करके इस MLA के PSA पे ऑल पार्टी मीट करके ऑनरेबल गवर्नर से मिलिए और उनसे इंतजार कीजिए कि उसको छोड़ दीजिए और माफीनामा लेके आगे का रोड मैप सेट कीजिए कि ये जो मसला है यही खत्म हो जाए और नॉर्मल कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जो है वो डोडा में प्रिवेल करना शुरू। देखिए, काम करने के बहुत से तरीका कार है जिससे अमन अमान जो है वो प्रिवेल कर सकता है। लेकिन अगर आप डिक्टेटरशिप से कोई चीजें चलाना चाहते हैं तो उसमें फिर अल्लाह ही निगहबान है वो किस तरह से निजाम चलेगा। लेकिन सुलझाने के रास्ते बहुत होते हैं अगर आप कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने की कोशिश करें। मतलब साफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत ये चाहती है कि यहाँ के मसले सुलझें तो बहुत इजी है, वो मसले सुलझा सकती है और इतना ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट भी नहीं होगा। और अगर आप नहीं चाहें तो जाहिर सी बात है अल्लाह निगहबान। खैर, कुछ और ख़बरों पर नज़र डालते हैं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर डोडा में आज जुमे की जो नमाज है पुरअमन माहौल में अदा की गई। जुमे को लेकर के सिक्योरिटी की तरफ से सख्त इंतजाम किए गए थे क्योंकि इंतजामिया को डर था कि महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर के कहीं जुमे की नमाज के बाद मुजाहरा ना हो जाए, क्योंकि जुमे में लोग इकट्ठा होते हैं। सख्त सिक्योरिटी और लोगों की हमायत से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। इस बारे में जानकारी देते हुए रामबन ADC ने कहा कि बानिहाल में आज जुमे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। CRPF, पुलिस, SOG की अलग अलग टुकड़ियों के मुख्तलिफ मार्केट में तैनाती थी। इस मौके पर साफियों से बातचीत करते हुए रामबन ADC वरुणजीत सिंह चरक ने कहा कि हालात बिल्कुल ठीक हैं और इस नॉर्मल माहौल के लिए मैं रामबन के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।
रामबन डिस्ट्रिक्ट के हालात आपको पता है, बहुत बढ़िया तरीके से हमारा रामबन डिस्ट्रिक्ट सुकून तरीके से रहेंगे। आप लोगों की मेहनत के साथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की, आप लोगों की एसोसिएशन के साथ हमारा रामबन बिल्कुल सुरक्षित तरीके से है और हालात बिल्कुल नॉर्मल है। तो आज सबसे पहले हम आफ्टर ईद की जो ईद ये फ्राइडे है उसकी हम मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। बाकी हमारे रामबन के हालात ठीक है। पीछे आपको मौसम का मालूम ही था, मौसम ख़राब था। हमारे रामबन के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग एरियाज़ में कई जगहों पर फसलें बर्बाद हुई, हाउसेज डैमेज हो गए। अभी हम उन्हीं का मुआयना करते चल रहे हैं और जो कंपनसेशन है हम उनको बना रहे हैं। उसके लिए हमारे जो अवाम है हमारे साथ बिल्कुल ताउन कर रहे हैं, उसका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इन तमाम तर सिचुएशन पे फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं ये भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसमें लगातार मीडिया में बने हुए हैं फारूक अब्दुल्ला। आपने संजय सिंह से मुलाकात के दौरान गेट के इस पार और गेट के उस पार की कहानी देखी और अलग अलग टॉपिक, अलग अलग मुद्दे पे उनके बयानात भी सुने। आज क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनाते हैं। पहले हमारे गुनाहों को अफू करे और जम्मू कश्मीर के अवाम को इस मुश्किल से निकाले और हिंदुस्तान में अल्लाह ताला रहम करे कि भाईचारा वहाँ रहे और हिंदू मुसलमानों की जो है वो दोस्ती कायम रहे। डॉक्टर साहब, आज के हवाले से जानना चाहेंगे, पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है, एक मुबारक जगह है, किस हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप देखें गाजा में देखिए क्या हाल है, हर जगह मुसलमान पिट रहा है क्योंकि हम अल्लाह से दूर हैं। और जब तक हम अल्लाह की तरफ वापस नहीं जाएंगे और ये बेईमानियाँ और चोरियाँ और बाकी चीज़ें छोड़ देंगे तब तक अल्लाह हमें माफ़ करने वाला नहीं है। बंद किया जो इन्हें करना नहीं चाहिए। वहाँ भी लोग नमाज पढ़ते, अल्लाह से माफ़ी मांगते, अल्लाह से मांगते कि हम लोगों की मुश्किलें का हल करो। फिलहाल जो कुछ था मामला, जनाब सुहेल काज़मी साहब हमने आपको सुनाया, रामबन की सूरत हाल भी दिखाई, फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा आप उसके बारे में बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ चल रहा है आप ज़रूर इस चीज़ को क्लियर करें, वाज़ह करें कि क्या ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम की जंग है या फिर कहीं ना कहीं इस तरह की सूरत हाल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, हुकूमती लोग या फिर सियासतदानों की तरफ से, जिनकी भी तरफ से हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के रंग देने की कोशिश हो रही है। और क्या लोगों के मन में इस तरह का मतभेद है? देखिए सर, एक दूसरे को नीचे लगाने के लिए यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो काम चल रहा है। 11 महीने से सरकार है, अब कुछ लोगों को 28 MLA मिले, कुछ को 50 मिल गए, ये तो लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन तब से ही यहाँ जो है जो 3 तरह के पावर हाउसेज जो हैं जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और तीनों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तीनों के दिल नहीं मिलते हैं। होम मिनिस्टर जम्मू आते हैं फ्लड इफेक्टेड एरियाज को देखने, तो आपने देखा उमर अब्दुल्ला चाहे जानबूझ के पीछे खड़े रहे, आगे नहीं आए, या जैसी जो भी है, जो आपने विजुअल्स में भी देखा आपने, तो वो इंडिकेट करता है कि चीफ मिनिस्टर को ब्रीफ करना है अपने होम मिनिस्टर को, तो चीफ मिनिस्टर जो है वो 5th रो में खड़ा है और LOP पूरा ब्रीफ कर रहा है और वो नक्शा बना के दे रहा है और वो 238 के 248 करोड़ का जो SDRF को अमित शाह अनाउंसमेंट करते हैं, वो ब्रीफिंग जो है LOP देते हैं। उसी तरह गवर्नर साहब के साथ भी देखा आपने, किसी जगह पे किसी मीटिंग में होते हैं, किसी मीटिंग में नहीं होते। तो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज ब्यूरोक्रेसी पे चला जाता है कि जनाब आप इधर, क्योंकि जो पावर हाउस है उस तरफ आप चलिए, तभी आपका भला होगा, तभी आपकी नौकरी ठीक रहेगी। उधर चीफ मिनिस्टर कहता है कि जो काम होने वाले होते हैं वो भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जब ट्रस्ट डेफिसिट, विद इन ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है तो सफर लोग करते हैं, वो जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सफर करते हैं। यहाँ एक आपदाओं ने घेरा हुआ है जम्मू कश्मीर को, हर तरफ आपदा ही आपदा है, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन ना हो तो उसका फायदा नहीं है। और उसका फायदा फिर वो लोग देंगे जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स होंगे या करप्ट जो कर्मचारी होंगे, वो इसका फायदा लेते हैं और नुकसान लोगों का होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो भी पॉलिसी मेकर्स दिल्ली में बैठे हैं उनको ये सोचना है कि आपका जितना भी खूबसूरती का काम है वो कहीं ना कहीं उस खराबी के मंजर पे जाता हुआ नजर आ जाता है जब ऑन ग्राउंड आप असेस करते हैं कि गवर्नेंस जो है वो वीक है, गवर्नेंस जो है वो पीपल सेंट्रिक नहीं चल रही है, लोग परेशान हैं, लोग सफर कर रहे हैं, और उसमें उन लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, उन लोगों को अपने साथ वार्तालाप में रखिए जो
जम्मू कश्मीर को दर्द समझते हैं, जम्मू कश्मीर के छोटी छोटी बेसिक प्रॉब्लम्स है वो आपको उसको अप्राइज करवाने की कोशिश करते हैं ताकि जम्मू कश्मीर जो है और अच्छे ढंग से आगे चले, जो लोग चाहते हैं, जो मरकज भी चाहती है। तो ये बीच में सियासत पे सियासत करते रहेंगे कि स्टेट हुड आएगा तो फिर हम काम करेंगे, ये ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, और अननेसेसरली जम्मू और कश्मीर में पिछले 7-8 सालों से एक वेज क्रिएट हो गया है, डोगरा वर्सेस कश्मीरी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। तो ये चीजें जो हैं अच्छा साइन नहीं होता है किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में कि वो आगे प्रलॉन्ग वे में नुकसानदेही होता है किसी भी रियासत के लिए या किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए, और उसमें भी नुकसान फिर लोगों का होता है, और अननेसेसरली जो है डिस्प्यूट्स पे डिस्प्यूट्स और मुसीबतों में मुसीबतें जो है समाज में बढ़ती जाती है। बिल्कुल, जिस तरीके की आपने रोशनी डाली, उम्मीद थी कि इस तरह का जवाब आएगा आपकी तरफ से, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल चीज़ें चल रही है इसमें एक और वजाहत जो मैं ज़रूर आपसे चाहूँगा, हालांकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझना इस चीज़ को, लेकिन आप ज़रूर हमें उम्मीद है कि समझा पाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स क्या इंडिविजुअल फैसला ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें वो थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, उसके बाद अचानक कुछ ऐसा फैसला लेते हैं जिसकी वजह से सफ़र आम आदमी करता है। और लास्ट वाला जो स्टेटमेंट मेराज मलिक का था कि पब्लिक लोग आवाम बाहर आए, तो कहीं ना कहीं उनकी नियति और उनकी सोच पे भी एक बड़ा सवाल क्रिएट हुआ कि उन्होंने अपने किसी भी मामले में लोगों को क्यों घसीटा और किसके बलबूते पर वो ये चीज़ कह रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि PSA जैसा कानून एक MLA पे लगा दिया गया, हालांकि मामला इतना बड़ा नहीं था। तो सियासतदां वर्सेस ब्यूरोक्रेट्स जिस तरीके की चीज़ें चल रही है, ये जानबूझ करके इस तरह की चीज़ें जम्मू कश्मीर की तकदीर में लिख दी गई है, या फिर ये जो चल रहा है ये वक्त का तकाजा है कि लोगों को इसी तरीके से बिजी रखो? क्योंकि आपने सरकार की जो बातें बोली वो भी इसमें शामिल होती है। सरकार ने भी ब्यूरोक्रेट्स पे डाला हुआ है, LG पे डाला हुआ, और LG अपने हिसाब से जो कुछ कर रहा है वो लोगों को कुछ पसंद भी आ रहा है, कुछ पसंद नहीं भी आ रहा है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी। तो अवाम सिर्फ अपने आप को कठपुतली समझे इस मामले में? देखिए, आवाम को तो आप छोड़िए, कल का इंसिडेंट आपको बताता हूं कि निजामुद्दीन भट्ट जो MLA हैं बांडीपुरा, उन्होंने मुझे बताया कि टाइम लिया गया, उन्होंने टाइम लिया म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीनगर से मिलने का कि अपनी बांडीपुरा की कुछ म्युनिसिपल प्रॉब्लम्स बताने के लिए, और टाइम लेने के बावजूद वो आधा एक घंटा उनके दफ्तर के बाहर वेट करते रहे, और म्युनिसिपल कमिश्नर जो है अंदर खुलेआम अपने PA को गालियां निकालता रहा कि ऐसे लोगों को मुझे मत मिलाया करो। और वो निजामुद्दीन भट्ट जो 2-3 टाइम विनिंग कैंडिडेट है बांडीपुरा से और रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, वो वहां से चले गए, और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े शरीफ इंसान है, उनका एक अपना रोल है, जर्नलिज्म में भी रहा है, और अब वो पॉलिटिक्स में है। तो उन्होंने फिर एक लेटर जो है गवर्नर को और चीफ मिनिस्टर को लिखी, परसों की बात है, और कल जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो माफी मांगता हुआ नजर आया। तो ये प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों को तो छोड़ दीजिए, आप देखिए जो चुना चुनाया नुमाइंदा एक म्युनिसिपल कमिश्नर से नहीं मिल सकता है, या म्युनिसिपल कमिश्नर ये बताना चाहता है कि हम आपको बॉदर नहीं करते। फिर मैंने रीचेक किया कि वो म्युनिसिपल कमिश्नर किस स्टेट का है, तो उन्होंने कहा कि विद इन स्टेट का है, वो तो सोपोर डिस्ट्रिक्ट का है। तो आप ये देखिए, ये निजाम जो है वो इसलिए क्योंकि जी आप हम जो IAS और IPS जितने भी अफसरान हैं, हम तो आंसरेबल हैं ऑनरेबल गवर्नर को, और गवर्नर साहब वही जवाब देंगे। गवर्नर साहब के साथ हमारी फ्री एक्सेस है, जब हम चाहे बात करें। उसका नुकसान भी लोगों को होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को होता है, और उन लोगों को होता है जो काम करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, तभी तो वो किसी अफसरान से मिलते हैं ऑनरेबल MLA। तो नहीं मिला तो उसका भी एक रिजेंटमेंट जो है वो आपके सामने, ऐसा हमने देखा नहीं था पहले कभी। देखिए, पब्लिक सर्वेंट एक पब्लिक सर्वेंट है, वेदर ही इज ए डिप्टी कमिश्नर, वेदर इज ए कमिश्नर सेक्रेटरी, दे आर ऑल ड्राइंग गुड सैलरीज विद ऑल गुड जो उनके अपने रख रखाव उसको अच्छी तरह से उनको दिया गया है, लेकिन उसके अलावा भी वो काम नहीं करते, देखते नहीं। कितने ब्यूरोक्रेट्स यहाँ इन्वॉल्व हैं न्यू प्रेस केसेस में, कोई गुलमर्ग लैंड स्कैम में, कोई गन लाइसेंसेस में, किसी को आपने PSA नहीं लगाया, लगाइए ना। देखिए, जो भी एक्सचेकर को तबाह करता है, बर्बाद करता है, उसको तो क्या इस चीज का मतलब ये निकाला जाए कि बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं? बिल्कुल धो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अकाउंटेबिलिटी शुड बी अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल ऑफ सिस्टम। अगर आप पूरे सिस्टम और निजाम को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं तो वहां पॉलिटिशियन नहीं है, वहां ब्यूरोक्रेट भी वैसा है, आपका IPS भी वैसा है, KPS भी वैसा है, KAS भी वैसा है। आप जब सबको
अच्छी अच्छी सैलरीज है, सबके साथ पूरा तो प्रोटोकॉल फिर है। जाहिर सी तो बात है, काम क्यों नहीं पब्लिक करते? सर्वेंट को उनको अपना काम करना होगा और उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं, वो बेहतर समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कर रहे तो इसका मतलब हालात का फायदा उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आज की इस बेहतरीन बातचीत के लिए और तमाम तर चीज़ों को नुक्ता वाइज समझाने के लिए। मैं ख्वाहिश की तरफ आऊँगा। ख्वाहिश बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। ख्वाहिश, क्या कुछ आज रहा? 163 हमने देखा, स्कूल कॉलेजेस बंद रहे थे, इंटरनेट पे पाबंदियां थी, उसके अलावा सिचुएशन कहीं न कहीं खराब होती नजर आई। आज जुमा का दिन काफी अहम माना जा रहा था। आज क्या सिचुएशन रही पूरे डिवीजन में? देखो मैं आमिर, अगर आपको मैं डोडा की पर्टिकुलर बात बताऊं तो डोडा को सेंसिटिव इस समय सबसे ज्यादा देखा जा रहा है और उसको देखते हुए वैसी सिक्योरिटी जो है वो डिप्लॉयमेंट की गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उस पर पूरी नजर रखे हुए है। इवन कि यहाँ पर सरकार खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर देखने वाला पूरा पुलिस महकमा हर चीज को मॉनिटर कर रहा है। उसके पैरेलली अगर हम और चीजें देखें, काफी चीजें सामान्य होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों ने अगर बात करने की कोशिश की, इवन की जम्मू में भी एक दो जगह जो है वो लोगों ने नारेबाजी की तो तुरंत पुलिस कर्मियों ने उन्हें जीप में बिठाया और पुलिस की गाड़ी में बिठाया और वहां से ले गए। आप समझ सकते हैं कि पुलिस नहीं चाहती है किसी भी तरह से जमीन पे हालात बिगड़े, क्योंकि कई दहशतगर्द तंजीमें जो हैं इसी तरह के माहौल का इंतजार करते हैं आपस में कम्युनल राइट्स कराने के लिए और आपस में फूट डलवाने के लिए। तो ये बहुत सारा जरूरी है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी का भी एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पुलिस ध्यान दे और हर सेंसिटिव चीजों के ऊपर जो है पूरी नजर बनाए और अगर कोई इस तरह की चीज करता हुआ पाया जाता है कि जहाँ पर लोगों को भड़काने का काम या फिर कोई भी इस तरह की साजिश रखी जाती है तो तुरंत एक्शन ले। तो ओवरऑल बड़ी सारी चीजों को लेकर इस समय जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस ने निगाहें बनाई हुई हैं। राजनीतिक तौर पर लगातार बयान आ ही रहे हैं, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं क्योंकि महराज मलिक जेल में है, एक तस्वीर उनकी वायरल हुई जहां पर वो नीचे जमीन पर बैठे हुए नजर आए बाकी कैदियों के साथ कठुआ जेल में। और अगर हम ओवरऑल कहें कि अभी भी जो है खास तौर पे आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो आम आदमी पार्टी अगर हम बात करें कई चीजों को लेकर मौन है, चुप है, क्योंकि अगर पीएसए की पर्टिकुलर बात आती है और जो विवाद अभी डीसी डोडा के साथ बना था तो उसके बड़े सारे जो आप कह सकते हैं कि जो स्पेशलिस्ट लोग हैं जो इस राजनीति पर बहुत गहन नजर रखते हैं, वो कहते हैं कि ये सिर्फ डीसी के मामले पर पीएसए नहीं लगा है। ऑलरेडी काफी हदें जो है महराज मलिक के पार की हुई थी, लगातार कुछ चैलेंजेस देते थे, चीजें जो है वो खराब करने की कोशिश करते थे और अपनी फॉल्स लैंग्वेज से वो बहुत बार उन्होंने ऐसी चीजें की हैं जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हालांकि लोग कर क्या सकते हैं कि चुने हुए विधायक हैं, कितनी ही बार उनको जो है समझाया जाएगा या फिर कहा जाएगा कि आपको शब्दों पर जो है कंट्रोल रखना है। बट ओवरऑल महराज मलिक तो कहते थे कि मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन बात करते करते बड़े ज्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हैं, बहुत दफा से देखा भी गया है। लेकिन यहाँ पर उनके पहले के 18 जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उसको भी एक बहुत बड़ा पुलिंदा जो डोजियर के तौर पर वो बनाया गया, जिसकी बिना पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं पीएसए, क्योंकि अगर आप कहें कि हरविंदर सिंह के साथ उनकी कुछ बहस हुई, कुछ मैम हुई, की वजह से हुई, तो एकदम से इतनी चीजें